नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। जितना अमृत हम लोग पी रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो असल मायने में कहते हैं ना, जीना होता है। अमृत सिर्फ अमर करने का नाम नहीं है। अमृत यानी जो भी जीवन हम जी रहे हैं वो क्वालिटी के साथ जीना है, और वो क्वालिटी लाइफ वो हम लोग जरूर पाके रहेंगे अगर हमने इस अमृत को सच में अपने जीवन में ढालने की कोशिश की। तो आज ही गुरु जी के गुरु जो थे अवधूत गोविंद गिरी स्वामी जी, उनके शिष्य वर्ग से मुझे एक मैसेज आया था जहाँ पे स्वामी जी के जो डिस्कोर्सेस थे उनका एक उन्होंने पुस्तक बनाया था। वो हर पेज का छोटा छोटा कुछ क्लिपिंग्स भेजते रहते हैं। आज का जो प्रश्न स्वामी जी को पूछा गया था वो बड़ा ही अनोखा था। किसी ने पूछा था कि स्वामी जी नर्क क्या है, स्वामी जी नर्क क्या है, व्हाट इज हेल। तो स्वामी जी ने बोला, इस जीवन में जीते जीते इतने दुख दर्द झेलते रहना और उसके बारे में कुछ ना करना, ये इससे ज्यादा बड़ा नर्क क्या हो सकता है। तो कितने लोग जिंदा नरक में से गुजर रहे हैं और उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस या तो राह देखते हैं कि अपने आप से चला जाए, या तो फिर भगवान को कोसते या मनाते रहते कि ये सब निकालो। लेकिन अपनी जिम्मेदारी इंसान कब लेना शुरू करेगा। हम बच्चों को चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो जाए। आज हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाए। उससे पहले भगवान शायद यही बोल रहा हो कि अभी आत्मनिर्भर बनो बच्चे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे एक बड़ी गलती हो जाती है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। दूसरों को ब्लेम करना, कंप्लेन करना, शिकायतें लगाना, ये सब इजी हो जाता है ना, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नहीं करना रहता है। तो सबसे इजी क्या है, बस ये खेलो, अपनी जिम्मेदारी क्या है वो अगर हम निभाना शुरू कर दे तो इस जग से प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे। सच मानिए, गुरुजी ने डे वन से ये हम लोगों को समझाया है कि जिम्मेदारी लो, अपनी गलतियों की भी जिम्मेदारी लो और लाइफ की जिम्मेदारी लो। जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लो। उसको ब्लेम करके टालना या फिर मैं नहीं कुछ करूंगा, बाकी के सारे लोग करते हैं तो करे, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलता है। तो देखते हैं स्पेशली रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ऐसे ही ताली दो हाथ से नहीं दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया के रिश्ते कुछ भी हो, लेकिन भारत में किसी एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बोझा आ जाता है वो रिश्ता निभाने का। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण अपने व्यवहार में छुपे रहते हैं। कोई रिश्ता क्यों फेल होता है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो जानते हैं कि रिलेशनशिप के पीछे क्या सत्य है। पहले में पिछले जो चैप्टर्स में हम लोगों ने सीखा है वो रिवाइज कर देते हैं। जैसे पर्पज ऑफ लाइफ में गुरुजी ने नहीं, पहला ही था चैप्टर, उसमें उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि हमारे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति हमने ही कॉन्ट्रैक्ट करके अपने जीवन में बुलाया है एक भूमिका करने के लिए। हर एक को हमने रोल दिए हैं और उस रोल के अनुसार वो लोग हमारे जीवन में आएंगे और अपना रोल करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। लोगों का आना प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उनके साथ हमारा व्यवहार ये प्रारब्ध में नहीं है, ये फ्री विल में है। यानी यहाँ पे हमारी इच्छा चलती है, यहाँ पे हमारी मर्जी चलती है, वो फ्री विल का भाग नहीं है। तो हम कैसे हैंडल करते हैं इन सब लोगों को, वहां पे परीक्षा होती है हमारे आध्यात्म की भी, हमारे आत्मा ने कितनी प्रगति की है उसकी भी, और रिजल्ट बिल्कुल सामने होता है। इस परीक्षा के रिजल्ट को ज्यादा देर नहीं लगती, यूं परीक्षा हुई और यूं रिजल्ट हाथ में आता है, पास या फेल। तो हर एक की ये परीक्षाएं होती रहती है। और रिलेशनशिप्स सबको परेशान रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एक समाधान या एक उत्तर नहीं है। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप के इतने प्रकार होते हैं, इतने उसके कहते हैं अलग अलग उसके रंग होते हैं कि एक एक ही परिणाम या एक ही उत्तर वहां पे अपेक्षित नहीं है, या एक ही सुझाव या एक ही उपाय वहां पे हो नहीं सकता है। तो हम थोड़ा सा और डीपर इसमें समझेंगे, क्योंकि हर रिलेशनशिप को हैंडल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे गुरुजी ने पिछले वाले टॉपिक में भी बताया था कि
समाज के डर से या किसी और डर से हम बहुत बार कदम उठाने से रुक जाते हैं और सहन करते रहते हैं। अब ये सहन करना प्रारब्ध में नहीं लिखा है, तो बहुत कुछ प्रारब्ध में नहीं लिखा होता है। याद रखिए, सिर्फ उस व्यक्ति का आना और उसका रोल निश्चित है। आप उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो उस रोल को और कॉम्प्लिकेट करते हैं या उस रोल को समझते हैं या उसके साथ प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली और ना अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करते हैं, तो फर्क वहां पे आ जाता है। इसीलिए रिजल्ट्स बहुत अलग अलग होंगे। व्यक्ति के समझदारी के, समझबूझ के ऊपर, उसके आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहता है कि उसका व्यवहार कैसे रहेगा इस माहौल में। तो in previous chapter life story I had mentioned about spiritually completing a relationship. This is how one can go about doing it. तो सहन करना जरूरी नहीं है। वैसे भी हमने ये देखा है कि पृथ्वी पे हम 2-3 कारणों के लिए आते हैं, और उसमें से एक प्रमुख कारण है जो भी कर्जा किसी के ऊपर बना है वो कर्जे को पूर्ण करना, यानी कंप्लीट करना, वो लेन देन पूर्ण करना। और हर रिश्ते के पीछे कर्म होता ही होता है। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए आप कि दुनिया के सारे रिश्ते सिर्फ गुरु का रिश्ता छोड़ के कर्मों से बंधे हैं, इसीलिए उनको ऋणानुबंध कहते हैं। क्योंकि हर एक रिश्ते में कर्मों का ऋण होता है, कहीं अच्छे कर्मों का होता है तो कहीं बुरे कर्म का होता है। एक भी रिश्ता, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही कर्मों के आधार पे ही हमें भोगने होते हैं या उपभोगने होते हैं। सिर्फ गुरु का रिश्ता होता है, वो कर्मों से परे होता है, इसीलिए वो सबसे प्योर होता है, क्योंकि वो भूमिका नहीं करता है हमारे जीवन में। वो असल में भगवान का भेजा हुआ एक दूत है, वो भगवान का हाथ है, और वो हमेशा सपोर्ट के लिए आएगा, उसके ऊपर कोई कर्मा का रूल नहीं है। तो यहाँ पे हर रिश्ते को देखने की हमारी जो दृष्टि है वो बदलना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से रिश्ते में हैं, हर रिश्ता कर्म का ही है, हर रिश्ता टेम्पररी है, हर रिश्ता सिर्फ इस जीवन के नाटक का एक भाग है। पिछले बार अलग किरदार के साथ आपने नाटक निभाया था, अगली बार शायद अलग किरदारों के साथ आप नाटक निभाएंगे। तो इस नाटक का नाटकीय रूप ही समझ में आ जाए तो काफी सारा कंफ्यूजन ठीक हो जाता है। तो रिश्तों का हैंडल करने के गुरुजी ने अलग अलग उपाय दिए हैं। कोई प्रैक्टिकल उपाय है जो हम सेमिनार में ही सिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात में स्पिरिचुअल हैंडलिंग की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हमारी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में होती है वहां से हम पिकअप करते हैं कि हमारा व्यवहार उन रिलेशनशिप में कैसा हो। समझो अगर मैंने मेरे माँ बाप को बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना देखा है तो मैं भी उसी तरह से व्यवहार करूंगी। या फिर सोसाइटी में बड़े होते हुए सबके रिलेशनशिप देखते हुए हम धारणाएं बना लेते हैं मन में, बहुत कुछ धारणाओं के आधार पर हमारा व्यवहार रहता है, और ये इतना सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है कि कॉन्शियसली हमें भी पता नहीं होता कि हम किस धारणा से ग्रसित है और इसीलिए हमारा ऐसा व्यवहार हो रहा है। हमारी अपब्रिंगिंग में हमने क्या क्या देखा है, सबकॉन्शियसली बच्चे बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ समझते हैं। जिस घर में पिता बराबरी का रोल लेता है, रिस्पेक्ट करता है, वो बच्चे बड़े होके जो औरतें हैं उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगी। जहाँ पे उन्होंने डोमिनेंट होते देखा है, जहाँ पे मारपीट होते देखी है, उनको यही लगता है कि ये सब नॉर्मल है, और उसका बड़ा गंभीर परिणाम उनकी पर्सनालिटी पे हो सकता है। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग के ऊपर, बहुत कुछ डिपेंड करता है उस सोल की कितनी प्रगति हुई है, वो मैच्योर कितना है। तो वातावरण का कम प्रभाव रहता है और अंदरूनी जो मैच्योरिटी वो झलकती है या नहीं झलकती है। कभी कभी वातावरण अच्छा भी हो तो भी उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं करता है, क्योंकि उस सोल की जो प्रगति वो इतनी हुई नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको आप 10th स्टैंडर्ड में बिठा दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका व्यवहार, उसकी सोच वो 3rd स्टैंडर्ड जैसी होगी। तो इतने सारे चीजों का परिणाम हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है, और यहाँ पे आके आध्यात्म का महत्व बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। लोगों को लगता है आध्यात्म बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ी चीज आध्यात्म है, जहाँ पे हम खुद को जानते हैं, और अगर हम खुद को जानने लगे तो बाकी के सारे रिडल्स, बाकी की सारी पहेलियां सुलझ जाएगी। अगर हम
किस तरह से बने हैं ये मेकअप, मेंटल इमोशनल मेकअप अगर हमें पता चले, वो नहीं चलता है। अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, उनको ही एनालाइज जज करते रहते हैं, हमारी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा व्यवहार कैसा था। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो इतना रहता है कि अपनी गलतियां वो देख नहीं पाता, पता रहता है फिर भी मान नहीं पाता। इस हद तक हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो रिश्तों को कैसे निभाएंगे, कैसे उनको न्याय देंगे? क्योंकि रिश्तों के लिए सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बहुत सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो बहुत मुश्किल है। हर देश में रिलेशनशिप के अलग अलग मायने होते हैं। भारत में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों को हमेशा से बहुत ज्यादा महत्व दिया है। सिर्फ पर्सनल नहीं, सोशल और बाकी भी जो रिश्ते होते हैं वो भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पे रिश्तों को निभाना सबसे, कहते हैं ना, थिन रोप वॉकिंग होता है। यहाँ पे एक टाइट रोप वॉक जैसे हमें निभाना पड़ता है। और यहाँ पे स्पेशली जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, जो क्लोज सर्कल है, वहाँ पे वो रिश्ते खुश होना या संतुलन में होना या परस्पर सामंजस्य में होना, ये हमारी मन शांति, हमारे सुख स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही रिश्ते बहुत निगलेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। फिर माँ बाप जो करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, बच्चे जो करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, स्पाउस जो भी कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। यही धारणा लेके जाते, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ड्यूटी कर रहे हैं। सच में मैंने ये शब्द बच्चों को अपने माँ बाप से कहते हुए देखा है कि आपने हमें इतना बड़ा कर दिया, उसमें क्या किया, ड्यूटी तो कर रहे थे। हर चीज अगर ड्यूटी ही थी तो उस प्यार का हिसाब कहाँ से आएगा, या उस मेहनत का हिसाब कहाँ से आएगा? ड्यूटी में इतनी मेहनत नहीं होती है। तो ऐसे जवाब लोगों से आते हैं तो पता चलता है कि कितना हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जहाँ पे बात आती है जिम्मेदारी लेने के अपने ऊपर, वहां पे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा यही देखा गया है, 90% टाइम्स यही देखा गया है कि बोझा दूसरे के ऊपर डाल के व्यक्ति ना फ्री होना चाहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये नहीं किया इसलिए मेरा व्यवहार ऐसा है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रिश्ते और उलझे हुए रहते हैं। तो एक डोर खींचो तो एक ना गांठ बन जाती है। तो बहुत नाजुक ना हाथों से उसको खोलना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है। तो देर आर मेनी वेज टू कंप्लीट रिलेशनशिप्स। यहाँ पे आए ही हैं ये ऋणानुबंध पूर्ण करने के लिए। पहले तो ये बात गांठ बांध लीजिए, हम ऐसे ही यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आए। मजे करते हैं हम साइड बाय साइड, लेकिन प्राइमरीली प्राथमिक तौर पे हमने जन्म लिया है वो बहुत कुछ करने के लिए लिया है। वो करते नहीं है वो और बात है, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए जन्म लिया है, अपने कर्म पूर्ण करने हैं। और इन कर्मों को पूर्ण करने के लिए जो लोग हमारा साथ देते हैं हमारे जीवन में, वो रिश्ते नाते पूर्ण करने पड़ते हैं। उनसे जो कर्जा लिया गया है वो पूर्ण करना है, ताकि वो रिश्ता कंप्लीट हो जाए और हम उसमें से आने वाले दर्द से निजात पाए, उसमें से आने वाले दर्द से छुट्टी पाए। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। और स्पिरिचुअली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो आप फिजिकली तो डिस्टेंस करना बहुत इजी है, आप जग के दूसरे कोने में जा सकते हैं उस व्यक्ति से दूर जाने के लिए, लेकिन मन से, आत्मा से, दिमाग से इसको कैसे निकालें? क्योंकि जब तक वो भावनाओं के रूप में अंदर जिंदा है वो कनेक्शन बना हुआ है, और ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल लेवल पे कंप्लीट करना होता है, ताकि वो हमेशा के लिए वो ऋणानुबंधक पूर्ण हो जाए। वो उस कॉन्ट्रैक्ट से आप भी मुक्त हो जाओ और वो भी मुक्त हो जाए। तो देखते हैं, द ब्लूप्रिंट और डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन कैन नॉट नॉर्मली बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये तो सत्य वचन है कि हमारा प्रारब्ध किसी भी तरह से बदल नहीं सकता, टैम्पर प्रूफ है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। एज इट इज प्रिपेयर टेकिंग इन टू अकाउंट द मैक्सिमम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोल। ये बदलाव इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बनाया ही इसी तरह से है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रगति अपेक्षित है उसमें से। इसलिए अगर बदल दिया तो पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाता है उसमें। हमारे आत्मा कुछ नहीं सीखेगा अगर हम सब बदल के रख देंगे तो। इसीलिए वो बदलना नामुमकिन है और अलाउड नहीं है। हाउएवर, फिर भी
कई लूप्स एंड होल्स रखे होते हैं। Embedded in the blueprint are multiple potentials of how one uses spiritual tools, wisdom, courage, and free will to come out of different situations or painful karmic workouts। तो ये एक पर्याय रखे रहते हैं टू टेस्ट हमारा विजडम यानी विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी मैच्योरिटी, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारे विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ, और सबसे बढ़कर हमारा फ्री विल यानी हम अपनी इच्छा शक्ति का किस तरह से उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग करके हम थोड़े बहुत या बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन ये जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होती है। वो बस जैसा है वैसा मान के, जैसे वो गाना है ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। नहीं है, वो बिल्कुल असत्य है। बिल्कुल जहर पीने की जरूरत नहीं है। आपको बस सच क्या है जानने की जरूरत है, और कहाँ और कैसे ये बदलाव हम ला सकते हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मैच्योरिटी को यूज करके आप बेटर हैंडल कर सकते हैं वो सिचुएशन, या फिर खराब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आपकी अगर इच्छा शक्ति है कि आपकी इच्छा है कि मैं इसको बेटर हैंडल करूं, तो आप बेटर हैंडल करेंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो उसको मेसअप भी, ज्यादा बार मेसअप ही हो जाता है। तो ये पोटेंशियल रखा है कि आपके कार्मिक वर्कआउट भले ही बहुत पेनफुल, कठिन है, लेकिन उसमें भी रियायत यानी उसमें भी सहूलियत, उसमें भी छूट मिल सकती है अगर आपने ये स्पिरिचुअल टूल्स या अपने अंदर की ये शक्ति को इस्तेमाल किया तो। If it is this part of the blueprint that is variable and is testimony to our evolution lifetime after lifetime, तो ये जो पोर्शन है हमारे ब्लूप्रिंट का, उसमें बदलाव पॉसिबल है, और यहीं पे तो हमारी प्रगति की परीक्षा होती है। नहीं तो पता कैसे चले प्रगति हुई या नहीं है। इसीलिए व्यवहार से इंसान की प्रगति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी इंसान को आपको पढ़ना है, उसको अंदाजा बांधना है, तो उसके व्यवहार, उसकी सोच, व्यवहार बाहर नहीं, घर के अंदर। क्योंकि बाहर तो बड़े बड़े मास्क लगे हैं, बाहर तो बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, एरिस्टोक्रेट, और घर में दूसरी स्टोरी। तो ये मास्क निकाल के देखने की बहुत जरूरी है, और बाहर वालों को उल्लू बनाना बहुत जरूरी है। उनसे इंटरेक्शन ही कितना है, 1-2 घंटे के लिए नाटक बहुत अच्छे से हम लोग निभा लेते, लेकिन घर में बिल्कुल क्लोज लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, वहीं से प्रमाण पत्र मिलता है इंसान के कैरेक्टर का, बाहर का नहीं। बाहर का क्या है, बाहर का तो वैसे भी दिखावा है। तो जो क्लोज लोग हैं उनसे व्यवहार आपका कैसा है वो बिल्कुल देखिए आप, और वहां से आपकी प्रगति का अंदाजा लगा सकते हैं आप, या दूसरे की प्रगति का भी। लेकिन दूसरों में वैसे भी मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपनी प्रगति की हमें सोचना है तो अपने तरफ देखना कि हम अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने बच्चे, अपने पति और पत्नी से हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, और उसके पीछे हमारी क्या भावना होती है। हम कितना रूड है, कितना मीन है, कितना उनको टेकन फॉर ग्रांटेड धरते। कोई भी हमारे मन में कृतज्ञता नहीं है, ऊपर से हम उनको डोमिनेट ही करते हैं, उनको ईगो अपना उनके ऊपर निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हक से निकालते हैं। तो अपने व्यवहार को देखो, वो प्रगति पत्रक है, हमारा प्रगति पुस्तक है, और ये टेस्टिमनी है, ये आपकी टेस्ट है घर में ही रोज जिसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन अवेयरनेस नहीं रहता, अवेयरनेस छूट जाता है और फिर गड़बड़ी हो जाती है। मीनिंग दैट इफ यू डू नथिंग अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ टिल द एंटायर कर्मा इज वर्कड आउट और द टाइम अलॉटेड टू द सफरिंग लैप्सेस। अगर आपकी चॉइस है, मैंने कहा ना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। या तो आप ऐसे ही ना सांस नाक दबा के आप वो सहन करते रहो और वेट करते रहो कि कब तक ये अपने आप से वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, या फिर ये टूल्स
यूज करके आप उसमें से जल्दी बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन आलसी, मैंने कहा ना, इंसान के आलस की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो ऐसे ही रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, लेकिन उठ के प्रयत्न नहीं करेगा अपने लिए, खुद के लिए। तो ये क्या बीमारी है, ये समझ नहीं सकती मैं। ओके, सो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका जीवन बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि कुछ बदलाव लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बट डू यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू योर चैलेंजेस, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी यू कैन आइदर कंप्लीट द कर्मा और रिएक्ट नेगेटिवली एंड पॉसिबल इनकर फ्रेश कार्मिक डेट। तो यहाँ पे गुरुजी ने बहुत बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाया है कि इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के माहौल में, इस तरह के रिलेशनशिप में हम क्या कर सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि हम अपना विजडम, अपना जो टूल्स है वो यूज करके हम वो रिलेशनशिप कंप्लीट करें, या फिर अपने अंदर की नेगेटिविटी के कारण या फिर अपने अंधकार को हावी होने देने के कारण और ज्यादा रिटेलिएट करे, प्रतिकार करे, उनको प्रतिकार नहीं, पलटवार करे और खराब कर दे, सिचुएशन भी और कर्मा भी। दूसरा वाला ज्यादा कॉमन है, पॉसिबली इनकर फ्रेश कार्मिक डेट। जो खत्म करने आए थे वो खत्म हो चुका, लेकिन आवेश में, जोश में, अपने अंदर के ना विकारों के कारण होश खो देते हैं हम और बहुत कुछ और गड़बड़ कर देते हैं। नाउ कंप्लीटिंग कर्मा कैन आइदर रिड्यूस द टाइम स्पैन ऑफ सफरिंग और रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ पेन, और मोस्टली बोथ। जब आप एक्टिवली कर्मा कंप्लीशन की सोचते हैं तो इससे क्या होता है, और टूल्स यूज करते हैं तो क्या होता है, आप कार्मिक सफरिंग का टाइम कम कर देते हैं और पेन भी कम कर देते हैं। वहीं आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे हम दवाइयां लेते हैं ना, वैसे ही दवाई से क्या होता है, जो इन्फेक्शन 10 दिन चलने वाला है वो 5 दिन में खत्म होता है। आपका सफरिंग कम, आपका पेन कम। तो ये आध्यात्मिक दवाइयां ही हैं जो हमें जीवन के इस बीमारियों के लिए यूज करनी है। नहीं करनी वो भी ऑप्शन है। बट द कंप्लीशन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द टॉर्मेंटर विल फिजिकली मूव आउट ऑफ योर लाइफ। लेकिन जब आप ये उपाय करते हैं, ये जब दवाइयाँ आप इलाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो ऐसे ही गायब हो जाएगा आपके लाइफ से, जैसे चुटकी बजाते एकदम गायब। तो वो नहीं होता है। फॉर दैट टू हैपन यू मे at times have to use courage and your free will to bring about such a situation। कभी कभी वो व्यक्ति दूर हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको अंदर की आपकी हिम्मत और आपकी इच्छा शक्ति, चॉइस जो रहते हैं, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आपके सामने जो पर्याय है उसमें से कोई पर्याय चूज करके फिर आपको इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो हमेशा ऐसे नहीं होगा कि जो परेशान कर रहा है वो व्यक्ति निकल ही जाए लाइफ से। तो ये सारे टेस्ट ही होते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपके अंदर जो भी सुधारना है, जब तक वो नहीं सुधरेगा सामने वाला टस से मस नहीं होगा। अगर आपके अंदर वीकनेस है तो सामने वाला बहुत हावी होगा, जब तक कि आप वीकनेस छोड़ के करेज ना पकड़ ले, यानी फियर को, डर को निकाल के हिम्मत ना अपनाए, तब तक वो अपना रोल करता रहेगा। वो भी मजबूर है, आप सीख ही नहीं रहे हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा गलीबल हो और कोई भी उल्लू बना के जाता है तो आपको स्मार्टनेस सीखना है। और जब तक आप नहीं सीखते, ये जीवन आपको सिखाता रहेगा, आप उल्लू बनाए जाओगे बार बार। तो जब कोई चीज रिपीट होती है, इसका अर्थ यही होता है कि हम सीख नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। और अब सीखने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है, अपने अंदर की इन कमजोरियों को निकाल के फेंकने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन वो हिम्मत अगर नहीं दिखाई तो फिर रोना रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता, आपके लिए कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि ये वीकनेस आपका प्रॉब्लम है, भगवान का नहीं है। चाहे आप सारे मंदिरों में जाके प्रार्थनाएं करो, लेकिन जब तक आप अंदर के इन कमजोरियों को नहीं निकालते तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि
आए तो इसीलिए ना, सीखने के लिए आए हैं। तो कभी कभार इसके कारण भी ये रोल एक्सटेंड हो जाते हैं विलन के, या जो भी टॉर्मेंटर है वो भी हेल्पलेस हो जाता है। आप सीख ही नहीं रहे हो, वो सोल अंदर से चिल्लाता रहे, अरे सीखना यार, मुझे क्यों इतना और गंदा रोल करवा रहा है मेरे से। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम कभी कभी ना ध्यान हट जाता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, लाइफ के ऊपर भी लागू है। आपका इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि जैसी परिस्थिति बनती है आपके दिमाग में शुरू होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है, ये किस चीज की मुझे ना ये करवा रहा है, हिंट दे रहा है ना, कौन सी परीक्षा मेरी चल रही है, या फिर ना असल में, क्योंकि परीक्षाएं और कर्मा साथ साथ चलते हैं कई बार। एक मैंने कहा ना, एक कारण नहीं होता है हमारे जीवन में आने वाली दुख तकलीफ का, सिर्फ कर्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। कितनी बार हम अपनी सीख नहीं सीखते, हमारा पाठ नहीं पढ़ते, तो परीक्षा रिपीट होती रहती है। टू कंप्लीट अ कार्मिक रिलेशनशिप देयर आर सेवरल मेथड्स एंड टूल्स। यहां पे आप जान लीजिए कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा नाता है जो कर्मों से बंधा है, जो हमारे बहुतांश बुरे कर्मों से ही बंधा है, लेकिन जहां पे स्पेशली लिंक जो होती है वो नेगेटिव इमोशंस की होती है। सारी नकारात्मक भावनाएं उस व्यक्ति के साथ स्ट्रांग होती है, फिर वो गुस्सा हो, द्वेष हो, घृणा हो, मत्सर हो, या डर हो, जेलसी हो, या कोई भी दुर्गुण हो। इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण एक और आता है, अटैचमेंट, जिसको हम प्यार के नाम पे भुलावा कर बैठते, खुद के साथ ही छलावा करते हैं। तो अटैचमेंट भी एक बहुत नेगेटिव इमोशन है। वो आपको पॉजेसिव बनाएगा, वो आपको जैसे लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा है जबकि सारा माल उसका है, यहाँ पे हमारा क्या है। तो इस तरह से ये जो नकारात्मक इमोशंस का जो रिश्ता जिन लोगों के पास है, वो रिश्ते कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से कर्मा का भी हिसाब रहता है और हमारे सीख का भी हिसाब रहता है। देयर आर सेवरल मेथड्स एंड टूल्स। हमारे गुरुजी ने कितने मेथड्स दिए हैं जहां पे हम ना इन रिलेशनशिप्स को ठीक करके हम बहुत अच्छा जीवन बिता सकते हैं, सफर ना करते हुए हम क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। तो बहुत सारे सिखाए जाते हैं, जिसमें फॉरगिवनेस प्रेयर है, सोल कम्युनिकेशन है, रिलीज प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन है, न्यूट्रल इम्प्लांट है, यूजिंग लव एनर्जी है। और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स लोगों ने महसूस किए हैं, जिसमें कितने सारे तो रिजल्ट्स हार्टफेल्ट किताब में लोगों ने अपने अनुभव बयां किए हैं। और शायद नेक्स्ट, इस गुरु पूर्णिमा पे तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा मेरा एक और विचार है कि और लोगों के अनुभव का हार्टफेल्ट का दूसरा एडिशन भी मुझे करना है, क्योंकि इतने रिजल्ट्स मेरे पास आते हैं इन सब चीजों से, कितने लाइफ चेंज हो गए हैं, रिलेशनशिप्स का पूरा कलर ही बदल गया है। और ना हंसी आती है, इस हद तक इंसान बदल सकता है इन टूल्स को यूज करके। तो जरूरी नहीं है कि सफर होके ही कोई लेसन सीखा जाए, बिना सफर किए आत्मा के लेवल पर हम वो सीख सकते हैं। और भले ही हमारे दिमाग को वो याद ना रहे, आत्मा ने सीखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो इतने सारे टूल्स हमने दिए हैं, आप यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कीजिए आप। ये तो और भी ज्यादा खराब बात हुई कि आप सब लेके बैठे हैं और आप इस्तेमाल नहीं करें, फिर तो ना उसको क्या कहा जाए, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जिसके पास सब कुछ दिया हुआ है फिर भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। अब इससे ज्यादा गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। वो घोड़े को पानी तक ला सकता है, पानी उसके मुंह के पास ला सकता है, लेकिन वो पिला नहीं सकता। इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आपको ही करनी है हिम्मत, और आपको ही अपने ऊपर विश्वास रख के इन साधनों का योग्य प्रयोग करना है, और हिम्मत न हारते हुए आप, क्योंकि इमीडिएटली नहीं बदलते रिश्ते। मैं कोई आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आज आपने शुरू कर दी प्रेयर और कल नहीं, जम के करनी है। इनफैक्ट जितना ज्यादा पेन, उतनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी हो, उतना ज्यादा आपका प्रयत्न हो। तो क्यों सहन करता है इंसान इतना, ये भी पीएचडी का टॉपिक हो सकता है।
इतना पेशेंस, जहाँ की बिल्कुल ना मिट्टी बन जाए वो खुद, इतना पेशेंस अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो इतना सहन करना भी अच्छा नहीं है। ऐसे कहा गया है ना कि मारने वाले से ज़्यादा सहन करने वाले का गुनाह हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही झेल जाता है। बहुत कारण हो सकते हैं जिसके, खुद के अंदर डर का कम होना, या समाज का डर होना, या फिर हिम्मत न होना, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी कहाँ अच्छा ना लाइफ चल रहा है, तो हिम्मत करके इससे और क्या बुरा हो सकता है। कभी कभी ये सोच के ही आप कुछ उपाय कर दो, और हर उपाय कोई डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं होता है। कितने सारे उपाय आप बिना उस व्यक्ति को एक बोल बोले भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइफ में क्या प्राथमिकता है, प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो जानना जरूरी है। बहुत लोग अपना गम शराब में डुबो देते हैं या बाहर फ्रेंड्स में चले जाते हैं, लेकिन ये उपाय नहीं करते, क्योंकि इजी कुछ नहीं है यहाँ पे। लाइफ इजी होती तो प्रॉब्लम ही क्या था। तो ये अगर बात समझ में आए और आपके प्रयत्न ना कम पड़े, बाकी अपने आप से सब ठीक हो सकता है ना प्रयत्न करने के बाद। All these methods have successfully altered painful relationship when used repeatedly and with great intensity. Yes, intensity चाहिए और repeatedly चाहिए। हमारे गुनाह ही इतने हैं कि वो सोल क्यों माफी देगा हमें इतनी जल्दी। क्योंकि पेन में तो ऐसे लगता है ना सब झटपट हो जाए, लेकिन जब हम दूसरों को पेन देते हैं तब पता चलता है कि हम कितना पेन दे रहे हैं। नहीं ना, तो उसका आभास हमें तभी होगा जब हम पेन में से गुजर रहे हो, और तभी जाके हम दूसरों को पेन देना बंद कर देते हैं। लेकिन जो खाते में गया है वो तो भुगतना ही पड़ता है, तो वो ऐसे आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी उपाय है। What these tools do is ensure that no pain reaches you through the words and actions of the villain with whom you want a completion. बड़ी ही खूबसूरत चीज ये टूल्स करते हैं, जैसे कि आपको एक शील्ड मिल जाता है, स्पिरिचुअल शील्ड। फिर वो व्यक्ति जैसे भी व्यवहार करे बोले, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, आपको वो उसमें से दुख ही निर्माण नहीं होगा, इंसुलेटेड। जैसे हम मास्क घूमते हैं ना, वायरस से इंसुलेशन, तो आप वायरस से नहीं डरते हो क्योंकि आपने इंसुलेशन लिया है, आपने वो सुरक्षितता ली है। तो ये कवच है, ये आध्यात्मिक कवच उस व्यक्ति से जो भी दर्द आपकी तरफ आ रहा है, उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से, वो जैसे कि ग्लास वॉल डाल देगा, और उधर की आवाज, उधर क्या कर रहा है वो आपको कुछ उसका अंदाजा ही नहीं है। आपको लगेगा वो अच्छा ही बोल रहा है, भले वो गालियां बक रहा हो ग्लास के उधर। इस तरह से ये आध्यात्मिक टूल्स आपको एक शील्ड देते हैं, और तब जाके आप उसका सामना कर सकते हो। ये एक बात मुझे गुरुजी की इतनी अच्छी लगी थी, ये फर्स्ट सेमिनार में की बात है। बहुत बार पहले सेमिनार में बहुत सारे अच्छे टूल्स देते हैं हम लोग, जो हम बाद में भूल जाते हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेमिनार में ही ये बात बोलते हैं वो कि किस तरह से आप शील्ड हो जाते हो और किस तरह से फर्क आ जाता है। और ये मैंने खुद ने देखा है, खुद ने मैंने कितने रिलेशनशिप्स को ठीक किया है, और आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूं कि मुझे दर्द क्या है, अनलेस कोई अदर पर्सन इज सफरिंग, आई डोंट फील पेन। मेरे लिए तो मुझे पेन कोई दे ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत आ जाता है तो अवेयरनेस इतना है कि इमीडिएटली दिमाग शुरू करता है, तुझे को पेन क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, चलो ढूंढो, कारण ढूंढो। और जैसे कारण मिल जाता है, उसके ऊपर काम किया तो पेन गायब हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। और जिनके साथ आपकी नेगेटिव इमोशंस की कनेक्शन है, उन सबकी लिस्ट बनाइए और लग जाइए काम पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इस साल में यही एजेंडा लीजिए, इस साल में सारे कार्मिक रिलेशंस कंप्लीट। अभी के लिए, अभी जो है, बाद में आएंगे तो तब तक तो आप तो प्रो हो जाओगे इस इन चीजों में प्रैक्टिस से, तो बाकी के जो आएंगे उसका तो हमें कोई डर ही नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो गुरुजी सिखाते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, उसका इफेक्ट आप देख सकते हो और उससे लाइफ बदलता है। आपकी मनशांति अच्छी रहेगी तो बाकी का अध्यात्म अपने आप से हो जाएगा। वो बहुत जरूरी है कि आप इन सब बचड़ों से बाहर आ जाए तो आप सही अध्यात्म कर सकते हो। When you feel the effect of this situation, insulation,
then you know that you are working out the karmic bond spiritually and not suffering through it. जब आपको ये इंसुलेशन फील होने लगे तो समझ जाइए कि आप आत्मा की लेवल पे इनडायरेक्टली आप ये लेसन सीख रहे हो, जो कि अदरवाइज आपको बहुत सारे दर्द, परेशानी और सफरिंग के साथ सीखना पड़ता था. However, test of when the entire karma is over is when you have completely neutral or even positive feelings towards the tormentor. तो यहाँ पे आप ये टेस्ट लेके दे सकते हैं कि आपका ये कार्मिक कंप्लीशन हो गया है कि नहीं. कर्मों के आधार पर आपका ये रिलेशनशिप पूर्ण हो गया है कि नहीं, इसकी एक सिंपल टेस्ट है. जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है और वो कुछ करता है तो आपको बुरा लगना बंद हो जाता है, न्यूट्रलिटी आ जाती है, उसके व्यवहार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या कभी कभी उसकी दया भी आने लगती है या उसके ऊपर प्यार भी आने लगता है. फिर तो आप एक स्टेज और आगे चले गए, यानी आपने वो कर्मा के तो बंधन तोड़ ही दिए, लेकिन आप यूनिवर्सल लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. और ये कितना बड़ा माइलस्टोन है स्पिरिचुअल, ये आपको अंदाजा नहीं है. जो अपने टॉर्मेंटर को माफ कर सके और उसके प्रति प्यार पनपने लगे, आपको इमेजिन नहीं कितनी हाइट तक, स्पिरिचुअल हाइट तक ये एक्ट आपको ले जा सकता है. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इस मेथड से आपको अचीव कर सकते हैं. पेन तो लाइफ से निकल जाएगा, आपकी प्रगति बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी, आपकी मनशांति इतनी रहेगी, तो बहुत सारे बाकी के फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आपके कम हो जाएंगे जो अदरवाइज इन परेशानियों से बढ़ रहे हैं. तो कभी कभी किन चीजों को महत्व देना है ये हमें देखना पड़ता है, और इन उपायों को आप जरूर महत्व दें. उनको साधारण या मामूली उपाय मान के इससे क्या होगा ये करके आप उनको ना नकारे नहीं, उनको दूर ना करें, उनका प्रयोग करके देखें. एनी लिंगरिंग और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन लाइक हेट, एंगर, फियर और हर्ट you feel towards that person will indicate karmic ties that are not over. तो ये भी टेस्ट हो जाता है. अगर आपको हर्ट भी हुआ, हर्ट भी क्यों होता है? ईगो के कारण होता है, ईगो को ही हर्ट होता है. तो अगर किसी के प्रति हर्ट की भावना है कि इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, भले आप ऊपर से कितना भी हंस के उसके साथ व्यवहार करते हो, लेकिन अंदर अगर कुछ नेगेटिव है तो इसका मतलब जबरदस्त कार्मिक कनेक्शन है जो आपको कंप्लीट करना है. अगर इस लाइफ में नहीं किया तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा. एंड मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई नहीं होगी कि इस जन्म का इस जन्म में पूर्ण करने के बजाय हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया है. हमारे आलस के कारण हो या हमारे डर के कारण हो या हमारी निष्क्रियता के कारण हो, लेकिन इसको टालिए नहीं. इसी जन्म के जो ये रिश्ते नाते हैं उनको यहीं पूर्ण करने की कोशिश कीजिए. अगला जो चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास. रोल ऑफ द विलन, यानी ये जो लोग जो हमें दुख तकलीफ देने आते हैं, जिनको हम विलन कहते हैं, लेकिन लास्ट इसमें गुरुजी ने मेंशन किया है और मैंने काफी एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सिर्फ वही इंसान इतना गंदा रोल सिर्फ आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप प्रगति, आपके कर्मा कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी प्रगति होगी, तो आपके फायदे के लिए वो गंदा रोल करे और यहाँ पे आके आप उसको ही गालियां दो. ऐसे विलन जिनको हम बोलते हैं, तो इनके रोल को और अच्छे से समझे ताकि इनसे जो हमारा विलन, जैसे हम भी विलन उनके लाइफ में बन जाते ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते, तो वहां पे अगर उनका रोल समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ जो ये गड़बड़ी होती है पृथ्वी पे आके वो रुक जाएगी. सो रोल ऑफ द विलन, इस नकारात्मक भूमिका निभाने वाले कलाकार के इस रोल का क्या महत्व है वो देखते हैं. Someone asked, किसी ने ये पूछा है गुरुजी से, in this article you have mentioned that most of the time the people who are our villains and cause us pain and suffering are our best friends on the astral plane, and that they have agreed on the astral plane to cause harm to you so that a lesson that has to be learned will be learned. Now, one thing that
raises a big question mark in my mind is that if the people agree upon the astral plane to take the role of a villain and cause pain and suffering just for the sake that we learn a few lessons, then by doing so, are these villains not going to spoil their own karmas? तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि गुरुजी ने जैसे बताया कि कौन सी भूमिका हमारे जीवन में करेगा, वो सकारात्मक करेगा या नकारात्मक करेगा, इसका सारा प्लान जो होता है वो एस्ट्रल वर्ल्ड यानी पितृलोक में होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो आप कह सकते हैं इनको आत्मबंधु या आत्ममित्र, तो ये जो लोग होते हैं वही आपके प्रगति के लिए, आपको हेल्प करने के लिए ऐसा रोल ले सकते हैं। और सो दैट कि हम अपने लेसन सीखे और हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाए। तो इनका प्रश्न ये था कि ऐसा रोल लेके क्या ये अपने कर्मा नहीं बिगाड़ते, क्योंकि इतना गंदा रोल लिया है, इतना दुख देने का रोल लिया है। और जनरली हम क्या सीखते हैं कि दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को दुख देने से कर्मा लगता है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि अगर ये रोल ही नेगेटिव करे तो इनको कर्मा नहीं लगेगा, ये भी तो गंदा काम ही तो कर रहे हैं। तो देखते हैं गुरुजी का क्या आंसर है। I mean, one of my dearest friend up there agrees to play the role of a villain in my life to teach me certain lessons. Then by doing so, will he not be spoiling his own karma and accumulate fresh ones down on the earth? His levels and vibrations will go down further. तो उसी का एक्सटेंशन है कि उनको चिंता हो रही है कि मेरे उस बेस्ट फ्रेंड का क्या होगा जो मेरे लिए इतना गंदा रोल कर रहा है, और उसके सारे कर्मा खराब हो जाएंगे, उसके वाइब्रेशंस लो हो जाएंगे और उसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल जो है प्रगति वो नीचे वो आ जाएगी। तो गुरुजी का आंसर ये है, देयर इज अ पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट दिस इज अ पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन which I am sure must have arisen in the minds of many readers. If souls agree to cause pain in their role as villain, do they incur fresh karma? तो क्या ये नए कर्मा बनाते हैं जब वो ऐसा रोल करने के लिए हामी भरते हैं और यहाँ पे एक्चुअली वो रोल निभाते हैं, तो क्या वो नए कर्मा तैयार करते हैं? The answer is not so cut and dry, but neither it is difficult to understand. तो गुरुजी बोलते हैं आंसर बिल्कुल एक लाइन का तो नहीं होगा, लेकिन इतना सीधा भी नहीं है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है समझने के लिए। आंसर इतना सीधा नहीं है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। द पेन एंड सफरिंग कॉन्ट्रैक्टेड एंड अग्रीड अपॉन इन द ब्लूप्रिंट डज नॉट अट्रैक्ट फ्रेश कर्मा फॉर द पर्सन इन्फ्लिक्टिंग पेन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ड्रामा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये जितना लिखा है उतना काम करने के लिए हामी भरी है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, आपने उसको रिक्वेस्ट की है कि ये रोल मेरे भले के लिए आप करो, तो उसको कैसे कर्मा लग सकता है? वो तो एक हेल्पिंग एक्ट है, तो वहां पे कर्मा नहीं लगता है। दिस इज टर्म्ड एज कंप्लीशन ऑफ पास्ट नेगेटिव कर्मा, क्योंकि यहाँ पे पिछले कर्मों को आप उतार रहे हो। Because if every word or action causing pain attracted karmic debt, there would be no end to the cycle of negative debts. इस तरह से अगर एक भलाई का काम करते हुए उस इंसान को अगर नेगेटिव कर्मा लगने वाले हो तो कोई एक तो काम करने के लिए नहीं तैयार होगा। अगर मुझे पता चले कि इस व्यक्ति को हेल्प करने में या नेगेटिव रोल करने में मुझे ही कर्मा लगने वाला है, तो मैं क्यों रोल करूंगी? तो फिर वो हिसाब किताब पूर्ण कैसे होगा? कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आगे आएगा, और इतने कर्जे वो बोझ के लेके हमारा आत्मा भी वो तड़पता रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। देयर वुड बी नो एंड टू द साइकिल ऑफ नेगेटिव डेट्स, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने ले भी लिया इतना बोझा, तो हम वो कब खत्म करेंगे फिर? देयर हैज टू बी सम एवेन्यू और मेथड ऑफ स्क्वेयरिंग अप द अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट खत्म करने, खाते बंद करने की कोई तो सुविधा होनी चाहिए।
Hence, if the villain plays the agreed role as per the blueprint, there is no accumulation of fresh negative karma. तो भगवान बहुत ही न्यायी है. जिसने भी ये सिस्टम बनाई है, आप सोच सकते हैं क्या अमेजिंग बनाई है. कर्मा हमने बिगाड़े, लेकिन उसको ठीक करने के कितने मौके और कितने पर्याय उपाय इस परमेश्वरी शक्ति ने बनाए हैं. अमेजिंग. आई ऑलवेज फील लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भले हमें उस शक्ति का अंदाजा नहीं हो, लेकिन वो हर कोशिश करता है कि हमें इन सब चीजों से बाहर निकाले. Hence, if the villain plays the agreed role as per the blueprint, there is no accumulation of fresh negative karma. This role can be played both by causing intentional and unintentional pain. तो जब कोई नकारात्मक भूमिका आपके जीवन में कर रहा है, तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो भी वो रोल करेगा, उसमें भले ही वो जानबूझ के आपको दुख दे या अनजाने में आपको दुख दे, उसके रोल के अनुसार वहां पे नया कर्मा नहीं बनता है. वहां पे उसके खाते में कोई भी नकारात्मक कर्मा जमा नहीं होता है. However, the key word here are agreed role as per the blueprint. अब यहां पे कैच है. किसको पता मेरा रोल कहां पे खत्म हो रहा है और मैं ओवर एक्टिंग या ओवर स्टेपिंग कर रही हूं. यहां पे आके मामला बहुत गड़बड़ी का हो जाता है. यहां पे समझना बहुत मुश्किल है. द प्रॉब्लम इज दैट नाइदर द विलन नॉर द विक्टिम इज एबल टू रिस्ट्रिक्ट देयर रोल टू व्हाट वाज अग्रीड इन द ब्लूप्रिंट. ना ही जुल्म करने वाला और ना ही जुल्म सहने वाला अपने रोल को निभा पाते हैं. बहुत बार ज्यादा ही हो जाता है, तो सहना बहुत ज्यादा हो जाता है या टॉर्मेंट बहुत ज्यादा हो जाता है. इट इज वेरी लाइकली और वन कुड से वेरी ह्यूमन फॉर अ पर्सन टू रिएक्ट एंड रिएक्ट नेगेटिवली. ये बहुत ही एक इंसान का जैसे ना स्वभाव ही ऐसा है कि रिएक्शंस देता है, और रिएक्शंस बहुत बार नेगेटिव ही होती है. जो स्पर ऑफ अ मोमेंट आती है जिसमें बुद्धि शामिल नहीं है, जहां पे सोच नहीं सकते हम, उस सोचने से पहले हम कुछ कर देते हैं, उसको रिएक्शन बोलते हैं. तो ये प्रतिक्रिया जो होती है फट से आती है और वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है. जैसे किसी ने मुझे कुछ कह दिया है, पलट के जवाब दे दिया. मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप डिफेंड करो, लेकिन वहां पे भी वही, इसीलिए गुरुजी को कह रहे हैं ना कि ये इतना सीधा भी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. Therefore, when you are hurt, you will in all likelihood hit back in some way or other. और ये हमारे बारे में कितना हो जाता है, ऐसी बातचीत में हम झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर ना हमला बोल देते हैं, शाब्दिक हमला. फिजिकल भी होता होगा लेकिन शाब्दिक ज्यादा होता है. तो ये रिएक्शंस बहुत कॉमन है और इसके कारण रोल हमेशा ही एक्सटेंड हो जाते हैं. एट दिस पॉइंट द विलन विल ऑल्सो इनकर फ्रेश कर्मा एज ही और शी हैज गॉन बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो नकारात्मक भूमिका कर रहा है वो भी जोश में होश खो बैठता है और जरूरत से ज्यादा उसके हाथ से भूमिका हो जाती है. अब ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो जाता है उसके अकाउंट में. यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है कट शॉट बोलने वाला या एडिटिंग में वो पार्ट कट करने वाला जहां पे ओवर एक्टिंग हुई है. अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए. इसीलिए कई बार शांत ठंडे दिमाग से सोचना और वो ठंडा दिमाग पाने के लिए अध्यात्म करना, देखो सब एक के साथ एक जुड़ा है. एक के लिए दूसरी चीज बहुत जरूरी है. तो जब ठंडा दिमाग होगा तो आपकी प्रतिक्रिया भी उतनी ठंडी आएगी या प्रतिसाद ज्यादा होगा, तो वहां पे और कर्मा बढ़ाने का चांस कम हो जाता है. इन दिस मैनर दैट थ्रू sheer ignorance we keep piling up a mountain of negative deeds regardless whether we are victim
और विलन। विक्टिम भी कहाँ छूटता है, क्योंकि जितना पोर्शन विलन का हो गया उसके ऊपर फिर बदले की भावना या फिर रिटेलिएशन आ जाता है, तो जो विक्टिम था वो भी कर्मा कर बैठता है फ्रेश। उसका रोल तो था ही नहीं, वहां पे लिखा हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी जोश में होश खोने वाली बात वो भी करता है। तो दोनों ही ऐसी हालत में नए कर्मा कर बैठते हैं। और इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, खर्चा करने इतना आते हैं और बढ़ा के इतना जाते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सबका ही लाइफ। तो कहीं ना कहीं से अगर आध्यात्मिक शुरुआत नहीं हुई तो हम इग्नोरेंस में, इस अज्ञान के अंधकार में कितना मेसअप कर सकते हैं, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। देख सकते हैं हम जग में कुछ जो भी कुछ चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन दैट विल अराइज इज, do we as victim keep quiet and like a doormat get trampled upon just to avoid increasing karma? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था इस प्रश्न को आना, कि ऐसी हालत में जो विक्टिम है वो क्या करे? क्या अपना डिफेंस भी नहीं करता, अपनी खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकता, इस डर से कि कहीं वो नकारात्मक कर्म ना कर बैठे? तो फिर क्या, जैसे कहते ना, दूसरों को कुछ भी अन्याय करने दो, कुछ भी अत्याचार करने दो, वो सहन करते रहना है? या उस डर से कुछ अगर बोले ही नहीं हम लोग तो इस तरह से सहन करते रहना है? द आंसर इज नो। यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग बाय वॉट एवर मीन्स, स्पिरिचुअल और फिजिकल। नहीं, आपको आपकी सुरक्षितता देखने का पूरा हक है और प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। यहाँ पे कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं, आध्यात्मिक भी और प्रैक्टिकल भी। तो दूसरे के अन्याय को सहन करने की जरूरत नहीं है। However, that right does not grant license to cause intentional and purposeful pain to another human being. तो आप उसी वक्त अगर आप उसको रोकते हो और बोलते हो कि बस और नहीं, तो उससे कर्मा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम वो नहीं करते, वो 4 शब्द बोल रहे थे, हम 10 गालियां देंगे उसको, या फिर कभी कभी हाथ उठा देते या कुछ कर देते हैं, तो इंटेंशनल हो गया ना। उसकी बुराइयां निकालते, उसके खानदान को गालियां देते, तो इंटेंशनल, उसको हर्ट करने के लिए फिर हम भी लाइन क्रॉस करें। सो डिफेंस और ऑफेंस में फर्क देखना बहुत जरूरी है। कहां पे आप खुद को सुरक्षित कर रहे हैं और कहां पे आप दूसरों को हर्ट करने के लिए वार कर रहे हो, वो भी देखना जरूरी है। खुद को सुरक्षित करने के लिए वार करना अलग बात है और दूसरों को हर्ट करने के लिए वार करना अलग बात है। अब इसमें भी इतनी थिन लाइन है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड अ प्लान्ड असॉल्ट। तो यहाँ पे उस मोमेंट में अगर आप डिफेंड करते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन घर जाके प्लान करके उसके विरुद्ध कुछ करना, यानी तो डेफिनेटली कर्मा बढ़ेगा, डेफिनेटली। और बहुत बार हम यही करते हैं क्योंकि वहां पे हिम्मत नहीं होती हमारी आमने सामने उसको स्क्वेयर ऑफ करने की, उसको रोकने की। तो हम क्या करते हैं, घर जाते हैं और सोचते हैं अभी इसको सबक कैसे सिखाए। अब वो वाला हो गया प्लानिंग। जहां पे प्लानिंग आई, आपको सबक सिखाने की जरूरत नहीं उसको, वो काम भगवान का है, वो उसके कर्मों का है, भगवान का भी नहीं है, उसके कर्मों का है। आप चुपचाप रह सकते हो, लेकिन वो चुपचाप रहा नहीं जाता है ना। ईगो हर्ट हुआ है ना, तो ईगो हैज टू देन रिटेलिएट। तो यहां पे फिर आप घर जाके कुछ प्लान प्लॉट करते हो। अभी नेक्स्ट टाइम देखती हूँ इसको, कि जब मिलेगा तो सामने अपमान करूंगी या ना कुछ गलत करूंगी, उसके पीछे लोगों को गलत फहमी में या उसके बारे में फैलाऊंगी। अब आप जानबूझ के कर रहे हैं, और जहां पे जानबूझ के हुआ वहां पे कर्मा खाते में आ गया। द फॉर्मर इज कर्मा फ्री, द लेटर इंक्रीजेस कार्मिक डेट। तो वहीं के वहीं आपको प्रतिकार करने की पूरी आपको छूट है, घर जाके प्लान असॉल्ट करने की नहीं। द अबव थेसिस विल शो हाउ प्रिकेरियस इज द रोल ऑफ द विलन। यहां से आपको समझ में आना चाहिए और फुल एम्पथाइज होना चाहिए कि विलन का रोल इसीलिए क्यों रिस्की माना जाता है, क्योंकि उसका रोल ही वैसे है। उस हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसको नेगेटिव ही करना है,
In order to help you complete karma, that soul can land up incurring loads of fresh karmic debt with repeated cycle of negative reactions. तो आपकी भलाई करते करते बेचारा वो खुद धस रहा है कर्मों में, ऑल डन इन इग्नोरेंस ऑफ दिस लॉ। और ये सब होता है इस कर्मा के सिद्धांत से अपरिचित होना, अज्ञानी होना, और किस तरह से रिलेशनशिप्स बनते हैं उसके प्रति अज्ञान होना। तो हम सोचते हैं कि ये सच में विलन बन के आया है, नहीं, वो आपकी हेल्प करने आया है। और जब ये अंदर तक उतरता है ना, तब ये भ्रम टूटता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, माया को लोग नहीं पहचानते, और यही तो माया है जहां पे हम पहचानते नहीं है चेहरे के पीछे असल में कौन है। तो एक्टर बुरा नहीं होता है, उसकी भूमिका बुरी है, वो आपके फायदे के लिए उसने लिए। आप जल्दी जल्दी सीखो आपके लेसन्स, उसको भी छुट्टी, और वो भी बच जाए ओवर रिएक्शन से। अगर आप चुप कर जाए थोड़ी देर, या आप डिफेंड कर दे, तो उसको भी एक्सटेंड नहीं करना पड़े रोल। This probably explains why it requires a close and loving friend in the astral world to agree the role of a villain. और इसीलिए गुरुजी बोलते हैं दूसरा कोई ये रोल नहीं कर सकता बगैर उसके कि जो आपसे बेतहाशा प्यार करता है, जो अपने कर्मा बिगाड़ने की रिस्क के साथ, यहाँ पे कर्मा हम सब झेल रहे हैं, आपको पता है कितना दर्द होता है जब चुकाने की बारी आती है। तो उस सोल की वैल्यू देखिए आप, उसको ये जानबूझ के भी समझते हुए कि शायद कर्मा और लग जाएंगे और मेरा दर्द बढ़ेगा, फिर भी जो आपके लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता है उसको विलन भी नहीं बोलना चाहिए। और कर्मा कंप्लीट कीजिए, आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, सोल टू सोल कम्युनिकेशन कीजिए, लव पावर इस्तेमाल कीजिए, हीलिंग दीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको भी मुक्त कीजिए और खुद भी मुक्त हो जाइए। यहाँ पे कमेंट्स है थोड़े, आई वुड लव टू कंप्लीट देम, थोड़े से ही हैं, हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। हाउ कैन वन कम टू नो व्हेन अवर टॉर्मेंटर हैज क्रॉस द लिमिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट? एनी सजेशंस? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ फायर? हैव यूज्ड ऑल द टूल्स, आई नेवर फेल्ट लाइक गिविंग इट बैक, फील नो इमोशंस good or bad, only feel sorry for my villain, but now I want out, what can be done, please help। ये देखिए, ये उदाहरण है फॉरगिवनेस प्रेयर का। तो यहाँ पे ये व्यक्ति ये पूछ रहा है कि कैसे पता चले कि जो मुझ पे वार कर रहा है, मेरे जीवन में जो नकारात्मक विलन की भूमिका निभा रहा है, उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, जो रोल से ज्यादा उसने परफॉर्म कर दिया है, और इस लाइन ऑफ फायर से कैसे बचा जाए। अब इस तूतू में से कैसे बचा जाए, क्योंकि मैंने सारे उपाय इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से मुझे अब उसको हिट बैक करने की, उसको ना हर्ट करने की इच्छा ही नहीं होती है। मुझ में उसके प्रति कोई इमोशंस बचे नहीं है, न बुरे वाले न अच्छे वाले। इनफैक्ट कभी कभी मुझे बुरा ही लगता है, आई फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन अब मेरे लिए वो बस हो गया, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो ये कैसे किया जा सकता है, ये गुरुजी से पूछा गया है। तो गुरुजी का उत्तर है, द प्रॉब्लम विथ रियल लाइफ विलन्स इज दैट देयर इज नो डायरेक्टर टू से कट व्हेन द विलन गोज बियॉन्ड द अग्रीड रोल। तो यहाँ पे जो नाटक और मूवीज होते हैं, वहां पे अगर आपने ओवर एक्टिंग की तो डायरेक्टर इमीडिएटली बंद कर देता है, वहां पे आपको वार्निंग मिलती है। यहाँ पे वो वार्निंग नहीं होती है। व्हेन द विलन गोज बियॉन्ड द एग्रीड रोल, वो अपना अपना ही पता नहीं, वो किसी को पता नहीं चल सकता। इफ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड हैव नो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स फॉर द टॉर्मेंटर, देन द रोल इज मोस्टली ओवर। लेकिन फिर भी कभी कभी वो विलन कंटिन्यू कर देता है। आपकी तरफ से तो आपने कॉन्ट्रैक्ट काट दिया है, वो कंप्लीट हो गया आपके लिए, लेकिन वो रोल अपनी ओर से तो ये सारा फिर उसके खाते में जा रहा होगा। नाउ इट इज अप टू यू टू टेक सम एक्शंस बाय विच यू कैन कम आउट ऑफ द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द टॉर्मेंटर। अब ये आपके हाथ में है कि उस अत्याचारी व्यक्ति के आसपास से आप खुद को हटा दीजिए। उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, उस ना
उस घेरे से आप बाहर आ जाइए, उसका जो कॉन्टैक्ट का घेरा है उससे बाहर आ जाइए। Here you must use your free will, power of intent and such other tools that may be necessary to secure your freedom. और यहाँ पे और भी कितने सारे टूल्स गुरुजी ने सिखाए हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत स्मूथली आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। However, at the end of the day, it will all depend on how fearless you are. क्योंकि यहीं आके सबकी सिट्टी पिट्टी गुम होती है। Your fears will keep you imprisoned and prolong your suffering. ये याद रखिए, सबसे बड़ी खराब चीज हमारा फियर है उसके रोल से ज्यादा, क्योंकि वो हमें डर के मारे कुछ निर्णय नहीं लेने देता, कुछ एक्शन नहीं करने देता अपने बचाव के लिए, और इसके कारण हमारा जो दुख है, सफरिंग है, वो लंबा चलता है। मे बी दैट इज योर सोल्स बिगेस्ट टेस्ट। मैंने कहा ना टेस्ट होते हैं, बिगेस्ट टेस्ट दिस लाइफ टाइम दैट यू हैव टू ओवरकम योर फियर। आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा, तो ये लाइफ लेसन्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। मे बी दैट सोल्स बिगेस्ट टेस्ट इज इन दिस लाइफ टाइम। बी फर्म विदाउट बीइंग एग्रेसिव, बट यू मस्ट टेक सम एक्शन इफ यू वांट टू एंड सफरिंग। ये बोल्ड लेटर्स में डाला है गुरुजी ने। जैसे ना एक बहुत फर्मली, बहुत पावर के साथ गुरुजी हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो एक्शन लो खुद को बचाने की और इस दुख और परेशानी से बाहर आने की, कुछ तो करो। एग्रेसिव या ना बहुत आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, शांति के साथ अपनी हिम्मत से खड़े रहो। कभी कभी हम आक्रामकता को हिम्मत मान लेते हैं, ये भी मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगी। आक्रामक इनफैक्ट जो डरपोक होते हैं वो ज्यादा आक्रामक होते हैं। जिनमें हिम्मत होती है ना, उनकी टोन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला ठंडा हो जाता है, ऐसे खड़े होने से ही। तो वो हिम्मत दिखाओ। एक बार उस व्यक्ति ने देख लिया कि आपकी आंखों में डर नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपको। अरे कुत्ता भी है, आपका डर सूंघ के आपके ऊपर भौंकने लगता है। मुझसे पूछे, मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो मैं जैसे ऐसे सहमती हूं ना, तो वो गली का कुत्ता भी है करके मुझे दिखाता है आंखें। इंसान की क्या बात कर रहे हो आप? तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे टेस्टिंग होता है। जैसे ही हम किसी कमजोर को देखते हैं, हमें दबाने की इच्छा होती है, उसकी कमजोरी के ऊपर हावी होने की। आपकी कमजोरी दिख गई तो यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे उसके ऊपर हावी होने के लिए। तो हिम्मत बढ़ाओ, सामना करो, भागो नहीं, नजर नहीं झुकनी चाहिए आपकी। ठंडे नजर से देखो और फर्मली बात करो, बस अब और नहीं। आपको आवाज भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ट्राई करके देखना, हिम्मत। पहली बार अंदर से बहुत गड़बड़ हो, अंदर से बहुत डर लगेगा। मुझे भी लगता है आई वॉज वेरी सबमिसिव पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा। आंख ऊपर करके भी मुझे बोला नहीं जाता था। चिल्लाती थी क्योंकि कमजोरी थी ना, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो वो हिम्मत, गुरुजी ने बोला, बोलो फेस करो, फेस करो, मैं हूं तुम्हारे पीछे। और उनसे मैंने सीखी है कि चिल्ला चिल्ली करने की, आक्रामक होने की जरूरत नहीं होती है। जितनी शांति आपको हिम्मत देगी और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो फर्म होगा, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन गुरुजी। Many times we meet people or strangers who invoke a response from us which is confusing as we do not know these people. For example, we'll feel disgust or anger, sometimes attraction or repulsion, sometimes a protective feeling or sometimes a simple heartfelt joy on meeting these souls. These feelings may be subdued but at times strong, which adds to the confusion. तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि गुरुजी कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, कभी कभी तो वो बहुत अजनबी होता है, लेकिन उनसे मिलने के बाद ना कुछ रिस्पॉन्स आता है। कभी उससे ना डिस्गस्ट फील होता है, लगता है कि इससे दूर जाओ, घृणा फील होती है, या कभी कभी गुस्सा आता है बिना बात के, या किसी के प्रति बहुत आकर्षण महसूस होता है, बहुत प्यार आता है, बहुत लाड़ आता है, बहुत ना दया आती है। अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, जबकि हम उनको ज्यादा जानते भी नहीं हैं। और कभी कभी तो किसी से मिलके इतना आनंद आता है कि हमें लगता है कि जैसे हम उनको जानते हो। तो ये सब चीजें बड़ी ही
ना कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों होता है. इज दिस कनेक्शंस दैट वी फील रिलेटेड टू आवर प्रीवियस बर्थ? आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, काइंडली गाइड अस ऑन दिस सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये पूछने जा रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स आते हैं बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के प्रति, तो क्या वो हमारे पिछले जन्म के कारण वो उत्पन्न होते हैं? तो गुरुजी का उत्तर ये है, देयर कुड बी टू रीजंस फॉर स्ट्रॉन्ग और सटल फीलिंग्स वी हैव ऑन मीटिंग स्ट्रेंजर्स. इट कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. One or both the souls may recognize this at a subtle level, bringing out a strong emotion almost without any obvious reason. तो गुरुजी बोलते दो कारण हो सकते हैं ऐसा महसूस होने के लिए, स्पेशली अजनबियों के प्रति. कभी कभी स्ट्रॉन्ग, कभी कभी एकदम मध्यम से ऐसे ना फीलिंग्स होते हैं, लेकिन पास्ट का कुछ कनेक्शन हो सकता है जहां पे हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं. और एट टाइम्स इट कुड बी वाइब्रेशनल हार्मनी और द लैक ऑफ इट दैट सरफेसेस, ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्गस्ट एक्सेट्रा फॉर समवन यू हार्डली नो. या तो वो पास्ट लाइफ टाइम का रिकॉग्निशन है, या फिर अपने जो एक आध्यात्मिक वाइब्रेशंस होती है, आध्यात्मिक क्या कहते हैं, तरंग होते हैं एक, वो मैच होते हैं या वो मैच नहीं होते, उसके कारण भी अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है. कोई कोई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो ऑरा है वो आपके ऑरा से मैच कर जाता है, आपके वेवलेंथ से मैच कर जाता है और आपको बहुत अच्छा फील दिलवाता है, या फिर रिपेल कर देता है. और उनको जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑरा जो है वो इंटरैक्ट करता है. हमें हमारे इंटरैक्शन से पहले हमारा ऑरा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है. थ्रू दो पास्ट लाइफ मेमोरीज आर नॉर्मली वेल कवर्ड इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब दिस लाइफ, क्योंकि पिछले जन्म की जो स्मृतियां हैं उसके ऊपर काफी अच्छे से मोटा पर्दा डाला होता है, नहीं तो झोल हो जाएगा. पिछली स्मृतियां जागृत हो गई तो इस जीवन को जीना और इस जीवन के रोल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए वो पर्दा बहुत थिक दिया होता है, क्योंकि इस लाइफ को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ये रियल ड्रामा है, पास का हो चुका है, उसका अभी कोई संबंध नहीं है. इसलिए वो जितना हम दूर रखे उतना ही अच्छा है. इसलिए नेचर ने ही वो वेल डाल के दी है. Sometimes very strong or deep connections with a soul in the past can be recognized by your soul and invoke strong emotion. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ स्मृतियां जागृत हो जाए, लेकिन बहुत कम होता है, नैसर्गिक नहीं होता है, बहुत कम लोगों के लिए होता है. ज़्यादा तो वाइब्रेशनल ही कनेक्शंस हम लोग फील करते हैं, और वाइब्रेशनल ट्यूनिंग जो होता है, एक दूसरे के ऑरा का जो इंटरेक्शन होता है, उसी से हमारे इमोशंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं. क्वेश्चन: For the past few months, my office environment has been extremely negative because of a few new recruits who have been engaging themselves in political activities to prove their supremacy and power. 10 साल के बाद भी ये प्रश्न उतना ही ताज़ा है. कितने लोगों की ये समस्या रही होगी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, जो आज भी सत्य है कि ऐसे लोग हमेशा होते हैं ऑफिस में जो राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं उनके टैलेंट से ज़्यादा, और अपना पावर और अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. तो ये ऑफिस एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि इनके ऑफिस में अभी इतना नेगेटिव, इतना नकारात्मक एनवायरनमेंट हो गया है, वातावरण हो गया है, क्योंकि कुछ नए लोग जो आए हैं वो अपना पावर और अपना वहाँ पे स्थान जमाने के लिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक चालें चल रहे हैं, और इसके कारण पूरा वातावरण खराब हो गया है. रिसेंटली आई वॉज अननेसेसरीली ड्रैग्ड इनटू अ पॉलिटिकल सिचुएशन बाय वन ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, और इनको शायद ऐसे किसी प्रसंग में खींच लिया गया. दिस अपसेट मी एंड मेड मी फील एक्सट्रीमली नेगेटिव टुवर्ड्स माई न्यू कलीग. इसके कारण मुझे बहुत ही खराब महसूस हुआ और उस व्यक्ति के प्रति मुझे बहुत घृणा महसूस हुई.
Thanks to the tools and knowledge given by you, I decided to make a shift from suffering to solution. और गुरु जी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपके सिखाए हुए उपायों के कारण मैं इस इमोशन से क्विकली बाहर निकल गया. I began to send immense love energy towards that person and the environment. और मैंने अपने अंदर की जो प्रेम की एक ताकत आपने सिखाई है. यस, गुरु जी ने हम लोगों को प्रेम एक सिर्फ भावना छोटी सी कही है, इससे ऊपर उठा के प्रेम को एक ताकत, एक एनर्जी, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाया है. और उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया उस व्यक्ति के प्रति और एनवायरमेंट, पूरे माहौल के प्रति. एंड आई सॉ द सिचुएशन एज अ विटनेस. जैसे एक आप विटनेस को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, कभी याद आ जाएगी, आता है वो वर्ड, अभी ब्लैंक हूं. तो एक तटस्थ, शायद तटस्थ इस्तेमाल कर सकती हूँ यहाँ पे, वो फिट बैठता है विटनेस से भी ज्यादा. तो तटस्थ होके मैं देख सकता हूँ. व्यूड द पर्सन एज अ सोल एंड नॉट एज देयर पर्सनैलिटी. और तटस्थता के कारण मैं उस व्यक्ति को एक आत्मा की तरह देख पाया, ना कि जो पर्सनालिटी उसने धारण की हुई है. दिस रिजल्टेड इन अ ड्रामेटिक चेंज इन द सिचुएशन. और मेरे इस प्रतिसाद के कारण सारी परिस्थिति बदल गई. Next day, the same colleague came to me and apologized for her behavior, and with my continued practice of your tools, a healthy atmosphere was restored in my office. दूसरे ही दिन, उन्होंने बहुत इंटेंसिटी से किया होगा, कहते दूसरे ही दिन मेरी जो कलीग थी, तो वो उन्होंने खुद आके माफी मांगी अपने व्यवहार के लिए, और पूरा माहौल भी ऑफिस का ठीक हो गया. ये मैं हमेशा एक शेयर करती हूँ कि आप जब भी ऑफिस जाओ, कुछ क्षण आपके डेस्क के ऊपर बैठ के आप पूरी एनर्जी कवर कर दो, लव एनर्जी, या फिर आपने जो हीलिंग एनर्जी सीखी है, अपने पूरे ऑफिस के एनवायरनमेंट को भर दो मेंटली, एक 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां पे पैदा होते हैं वो कम हो जाए, और उसका प्रेशर जो आता है वो भी कम हो जाए. ओवरऑल माहौल अच्छा रहेगा. आप जरूर ट्राई करके देखिएगा. This resulted in dramatic change हो गया. Thus, these tools not only protect me from negativity but also provide a positive environment for others around me. तो इन सब चीजों को सीखने का ये फायदा रहा कि ना मुझे फायदा होता है, बाकी आसपास के सभी लोगों को इससे फायदा होता है. थैंक यू वेरी मच. उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया है यहाँ पे कि ऐसे ऐसे टूल्स हमें सिखाए गए हैं कि लाइफ के किसी भी परिस्थिति को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते. हम उपाय करके हम अपना पूरा सफरिंग ही कम कर देते हैं. गुरुजी का आंसर है यहाँ पे. दिस रेफर्स टू द पोस्ट बाय एनोनिमस ऑन यूज ऑफ लव एनर्जी. यू हैव सो इफेक्टिवली पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट आई हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स. कितना गुरु को आनंद मिलता होगा ना जब हम उसके कहे उपायों से अपना लाइफ सुधारते हैं. एक शिक्षक के लिए भी, एक गुरु के लिए भी ये सबसे अभिमानास्पद और सबसे खुशी देने वाली बात होती है जब उसके सिखाए गए रास्ते पे वो इंसान चलता है और अपने जीवन में इतने अच्छे बदलाव वो लेके आता है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट नोइंग द टूल्स इज द इंटेंसिटी विथ विच यू यूज देम. तो सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है. उससे क्या फायदा सिर्फ जानकारी होने से, जब आप उसका प्रयोग इतने अच्छी तरह से कर सकते हैं, वहां पे उसका फायदा छिपा है. आई कैन ओनली गेस हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू प्रोजेक्ट लव एनर्जी टू पीपल क्रिएटिंग ट्रबल अराउंड यू. और गुरुजी भी ये मानते हैं कि आपको कितना कष्ट हुआ होगा ऐसे व्यक्ति की तरफ प्यार की एनर्जी को भेजना जिसके कारण आपको इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ हुई है. लेकिन वहीं पे तो बात आती है आध्यात्मिक प्रगति की, और बात आती है अपने इग्नोरेंस को हटाने की. जब आप वो हटा देते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के प्रति भी आपका प्रेम पहुंचा सकते हैं. बट वंस यू रीच दैट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंटेंसिटी, द रिजल्ट्स आर स्पेक्टेक्युलर. और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो अपने तीव्रता की, तो जो परिणाम मिलते हैं वो तो बस मैजिकल, जैसे जादुई हो जाते हैं. दिस इज वन मैसेज आई एम ट्राइंग टू रीच अक्रॉस टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मूव फ्रॉम सफरिंग टू सॉल्यूशन. और ये एक संदेश गुरुजी
सभी लोगों को देना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमेशा सॉल्यूशन की सोचो, उपाय करने की सोचो, ना सिर्फ सफरिंग की तरफ देख देख के परेशान होते रहो कि मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कितनी परेशानियां हैं। ये गिनने से अच्छा है कि आप ये देखो कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, जो इतने सारे उपाय सिखाए गए हैं आपको। The various methods I have taught you are very powerful and have universal applicability. तो इतने ये प्रभावी अस्त्र शस्त्र गुरुजी ने हमें दिए हैं, उसका उपयोग करना ये हमारे हाथ में है। If results are not forthcoming, increase the intensity with which you use the tools. Don't change the tools, blame the system, or worse, still sit crying and doing nothing. तो गुरुजी ने यह भी बहुत बोल्ड अक्षरों में डाला है कि अगर आपको इन सब उपाय करके भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो अपनी तीव्रता बढ़ाइए, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए, अपना और एफर्ट्स बढ़ाइए, ना कि सिस्टम को दोष दे। सिस्टम कैन नॉट बी रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती ये आप नहीं बोल सकते, आपके वायर में प्रॉब्लम है, आपके स्विच में प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू ब्लेम द सिस्टम? तो आप सिस्टम को दोष न दो। जो भी आपने टूल्स सीखे हैं, ये तो बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा भी है अंग्रेजी में कि क्राफ्टमैन कैन नॉट ब्लेम द टूल्स। टूल्स ने क्या किया है, तो टूल्स आर टूल्स, आपको सही इस्तेमाल आना चाहिए। या फिर आपको टूल्स बदलने की भी जरूरत नहीं है, बार बार थोड़ी देर ये उपाय, थोड़ी देर वो उपाय, इससे क्या होता है, इंटेंसिटी नहीं बन पाती। एक ही टूल या फिर एक साथ सारे, एक के बाद एक नहीं, एक साथ सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन थोड़े दिन ये किया, परिणाम नहीं आया, और दूसरा किया, ये होता है कि ये दवाई 4 दिन ली, फिर दूसरी दवाई ली, किसी दवाई का परिणाम नहीं मिलेगा। और इससे भी बदतर गुरुजी ये बोलते हैं कि कुछ ना करते हुए सिर्फ बैठ के रोना और ब्लेम और कंप्लेन करना, दोष देना और रोते रहना और कंप्लेन करते रहना, ये तो सबसे बदतर है। तो यहाँ पे आके खत्म होता है ये चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन्म लेते ही हम रिश्तों में बन जाते हैं, आगे जाके फ्रेंड्स बनते हैं। यहाँ तक कि जिस ग्रोसर से आप मिलते हैं या फिर जिस मेड जो आपके लाइफ में आते, सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता है। जितनी समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, हायर पर्सपेक्टिव से, प्रगत विचारों से आप इनकी तरफ देखोगे, उतना ही इसमें आप उलझोगे कम और सुलझाओगे ज़्यादा। तो मैं आप सबसे विनंती करती हूँ कि आपके सारे जो रिश्ते नाते हैं उनको पूर्ण कीजिए और खुद को मुक्त कीजिए। मुक्त का ये मतलब नहीं कि उनसे दूर जाना है, उनके साथ जो कर्मों का बंधन है, ऋण जो है, वो ऋणानुबंध पूर्ण करना है, व्यक्ति से दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं। सॉरी आई हैव टेकन लिटिल मोर टाइम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि।